सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तान की सियासत में नया भौचाल नहीं आता हो। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया तो और कहा था कि जनाब आए बैठकर बात करते हैं कि इलेक्शन की तारीख किस दिन होनी चाहिए, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। उससे पहले इलेक्शन कमीशन इस बात का ऐलान कर चुका था कि तकरीबन 14 दिसंबर तक वो नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का शेड्यूल के हवाले से फैसला कर चुका है और उसके बाद ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन अब सदर साहब की जानिब से जब खत लिखा गया था तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो फैसला निकलकर सामने आया है, उन्होंने कहा कि जनाब सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं हो सकती है। साथ साथ जनाब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को भी मुशावरत के लिए बुला लिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI भी शामिल है, पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से भी मुशावरत की जाएगी। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर थे और उन्होंने एक दफा नहीं कई बार इसका बरमला इजहार भी किया है। और साथ साथ जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि 14 दिसंबर तक तो नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के मामला होंगे, उसके बाद जाके इलेक्शन की कोई तारीख दी जा सकेगी, तो फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात होगी उसमें क्या चीजें तय पाएंगी। अब क्या ये मामला भी अदालत में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो इस मामले को भी अदालत के अंदर लेके जाएगी। लेकिन अदालत के अंदर भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके चेयरमैन को बड़ा रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज तो ये बातें की जा रही थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जो रिमार्क्स निकलकर सामने आ रहे थे, कहा यह जा रहा था कि शायद आज कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और ये कहा जाएगा कि जनाब खान साहब के जो मामला थे, जो फैसला था वो सही नहीं था, हक दिफा नहीं दिया गया, सही से जो गवाहान हैं उनको पेश नहीं किया गया, या 7 दिन का टाइम था, 3 दिन के अंदर फैसला कर दिया गया। तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आज भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। जनाब आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद बिलाल साहब आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई सर बताइएगा, ये पहले अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात कर लूं, सदर साहब ने खत लिखा था, कहा था कि जनाब आए बैठ के बात करते हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शंस के हवाले से बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो कह दिया सदर से मुलाकात हो ही नहीं सकती, बात हो ही नहीं सकती, हाँ सियासी जमातों से हो सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये मामला भी आप अदालत में जाता हुआ देख रहे हैं और अदालत की तरफ से ही तारीख आएगी? सलमान से पहले तो सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनकार करना चाहिए था या मुलाकात करनी चाहिए थी। हमारी सियासत की बदकिस्मती है कि लोग मुलाकात गुफ्तगू से भी परहेज करते हैं और ये क्या है बज़ाहिर कि ये भी इज्तनाब करते हैं, परहेज करते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये भी मतलब हुकूमत का इदारा है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो है हेड ऑफ द स्टेट हमारे सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब हैं। तो क्या कबाहत थी, एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, अब जाहिर है कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन रूल्स में तब्दीली की गई है तो उसकी रूल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ऐलान करना है, आइन ये कहता है कि जनाब सदर मुमलिकत का ये हक है। तो बात ये होती है कि ठीक है, हो सकता है कि आप में इत्तेफाक ना हो, आप जो है उनके साथ किसी नतीजे पे ना पहुंच सके, लेकिन अगर मुलाकात हो जाती तो कोई गैर आईनी काम ना होता, गैर कानूनी काम ना होता और आप तनाज़े से बच सकते थे। जमहूरियत की जो रूह होती है वो इब्लाग होता है, वो होता है कि आप गुफ्तगू एक दूसरे से करते ही नहीं करते। अब बेशक कि उस गुफ्तगू के नतीजे में कोई मतलब है कि मसला हल होता है नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन कम से कम जो बात होती है, जो सिंबलिज्म होता है वो एक मुस्बत सिंबलिज्म जा रहा होता है, लामती तौर पे एक अच्छी चीज जा रही होती है। अब यहाँ पर आपने टके से जवाब दे दिया सदर मुमलिकत को कि जी आपसे हम तो गुफ्तगू की जरूरत ही महसूस नहीं करते, उसका आप क्या कहेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं सियासी जमातों से, तो भाई स्टेट इंस्टीट्यूशन ही है ना, ये सदारती महल जो है या प्रेसिडेंशियल हाउस जो है या प्रेसिडेंट की दाद जो है, उससे बात करने में क्या कबाहत है, क्या हिचकिचाहट है, क्यों है, ये सवाल जो है मतलब ये तमाम सवाल हम सबके उससे बाहर हैं, बियॉन्ड हमारे उसमें समझ में ना आने वाली बात है। अब दूसरी बात है कि जी क्या अदालत में मामला जाएगा, आपने बड़ा अहम सवाल किया। मेरा सवाल ये कि ये अदालत में क्यों जाएगा, उसकी वजह ये है, और इतने सारे सियासी मामला जो कि हल हो सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, एक दूसरे के जरिए गुफ्तगू से सियासी जमातों के माबैन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के माबैन, वो इसलिए अदालत में जाते हैं कि हमारे जो सियासी प्लेयर्स हैं और जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के की फिगर्स हैं वो इब्लाग पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं जी माई वे और हाईवे, आप हमारी बात मानेंगे या फिर आप मतलब है कहीं और जाएं।
तो ये वाली जो बात है एक बड़ा मनफी रवैया है। और अच्छा, खुसूसन ECB को सोचना चाहिए कि जनाब जो अगले इंतखाबात के बारे में आपको अगर कराना है कि साफ, शफाफ और गैर मुतनाज़ा, तो फिर तो आपको अपना बेस्ट फुट जो है वो सामने लाना चाहिए, बेस्ट फेस आपको सामने लाना चाहिए। आपको तमाम सियासी जमातों को एतमाद बहाल करना है, आपको अवाम का एतमाद बहाल करना है, मीडिया का करना है, और उसका एक ही तरीका है कि आप लोगों से गुफ्तगू करें, ताकि रूठी मैना बने बैठे रहें। जनाब बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं खुर्रम साहब को भी जरा मौक़िफ़ ले लेता हूँ। खुर्रम साहब, आप बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन अब सियासी जमातों से मिल रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात होगी, और ये मुलाकात गालिबन 2 बजे कहा जा रहा है कि जनाब 2 बजे होगी, 3 बजे भी मुलाकात होनी है। वो JUI से मुलाकात होनी है, फिर 25 तारीख को पीपल्स पार्टी से, 29 तारीख को भी मुलाकात होगी, 25 तारीख को नून लीग से होगी, और पीपल्स पार्टी से 29 तारीख को ये मुलाकात होगी। सर, इस मुलाकात में व्हाट डू यू थिंक, गुफ्तगू किस टॉपिक पर होगी, किस बात पर होगी? इलेक्शंस अगर 90 रोज के अंदर हैं, तमाम सियासी जमातें इशारों के नाम में बात कहती भी हैं, फिर इशारों के नाम में ये भी बात कहती है कि जनाब नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों के तहत उन्हें बाकायदा मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इस बात का फैसला किया जिसमें तमाम सियासी जमातों की सूबों की नुमाइंदगी थी। तो सर, अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं 90 रोज के अंदर, और दूसरी जानिब शेड्यूल जारी किया गया है नई मर्दमशुमारी और हल्काबंदियों के हवाले से, वो भी 90 डेज के ऊपर चला जाता है, क्या कहेंगे सर? मैं पहले तो आमिर भाई की जो बात है उसको भी चाहूंगा कि उस पर भी बात करूं, लेकिन आपका जवाब पहले दे दूं। हुकुम सर। ये एक रूटीन वर्क है इलेक्शन कमीशन का, जिसको वो जारी किए हुए हैं, और तमाम जमातों को वो बुलाएंगे और उन जमातों के साथ बैठ के इलेक्शन के तमाम इश्यूज को वो डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और तरीका है ही ये। तो इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी भी आएगी, इसमें दीगर जमातों को भी बुलाया जाएगा, तमाम को बुलाया जाएगा, और वो तमाम आके बैठकर इस डिस्कशन को करेंगे। आमिर साहब से आपने क्वेश्चन किया कि इलेक्शन कमीशन ने को खत लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वो नहीं गए, तो आमिर साहब के नजदीक ये एक गलत चीज थी, दे शुड हैव गॉन। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि वो नहीं गए। एक ऐसी पर्सनालिटी जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मिलाइन कर रहा हो, और ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान की जो इज्जत है उसके साथ खेल रहा हो, और सीट भी बहुत बड़ी हो, और उसमें उसके साथ वो अपने इल्जामात, अपनी गलती के इल्जामात गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर फेंक रहा हो, और उन्हें अपनी उस तमाम ट्रेचरस गेम के अंदर इन्वॉल्व कर रहा हो, तो व्हाई शुड इलेक्शन कमीशन टेक रिस्क? और क्यों जाए इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने बहुत ठीक किया कि इलेक्शन कमीशन इस चीज पर नहीं गए। और सर, मैं आपकी बात से सर इख्तलाफ इसमें से कर सकता हूं। माजी में सर पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई फैसले होते हैं, जब भी कोई बातचीत होती है, जब भी कोई फैसले बड़े लिए जाते हैं, उसके पीछे नेगोशिएशंस होती हैं, टॉक होती है, टेबल टॉक होती है, बातचीत का रास्ता होता है। बातचीत का रास्ता ही दुनिया में वाहिद रास्ता अब तस्वुर किया जाता है। तो सर, आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है, लेकिन नून लीग ने पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के लिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के लिए, काफ लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, नैपियां बदलने वाली तक बात, तमाम चीजें की, लेकिन फिर आगे बात तो की है ना। अगर सदर साहब ने कुछ इस तरह किया, वो पैरामीटर अलग है उसका सर, उसके डायमेंशन अलग है, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए ना। पैरामीटर नहीं, हम ये देखेंगे कि एक आदमी की उस सीट के ऊपर बैठकर रूटीन क्या रही है, और ये जो होता है ना, इज्जत और वकार और सीट का मेयार, और सीट के ऊपर बैठकर अपनी उस सीट का, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ओहदा है, उसके इज्जत और वकार का ख्याल रखना उस शख्स का काम है। उसको सोचना चाहिए कि उसने कौन से ऐसे काम किए हैं कि आज पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत इदारा, ऑटोनमस इदारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हासिल है, और जिसने इलेक्शन कराना है, वो आप पे एतबार नहीं कर रहा, और आपकी उस बात को वो वजन नहीं दे रहा, तो कुछ अपने किरदार की तरफ भी देखना चाहिए। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और सदर से मुलाकात का कुछ तो बनता नहीं है, मतलब उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, मतलब इसमें सदर साहब है भी नहीं ना। दूसरी मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इलेक्शन कमीशन के इस खूबसूरत अमल को, क्योंकि 4 दिन पहले मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है हर सूरत में, और मेरे लिए चाहे सदर है, चाहे पाकिस्तान के इदारे के ऊपर बैठा हुआ कोई भी शख्स है, कोई भी इंफरादी सूरत के अंदर
कोई भी इंसान पाकिस्तान को एक ट्वीट के ऊपर लेके जाकर दुनिया के अंदर रुसवाई के लिए कोशिश करे, तो मैं तो सल्यूट करूंगा इस इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया और मुझे आई फील प्राउड ऑफ देम। ये मेरा स्टेप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर फिर इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए क्या कुछ नहीं बोला है सर? तो फिर उनसे मुलाकात आपको लगता है कि ये सेरेमोनियल है? नहीं, सबसे मिल रहा है तो इनसे भी मिल रहा है। पार्टी देखें, दैट इज द पार्टी को मिलना उनका काम है। वहां पे इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल किसी भी हद पे जाकर कोई भी एक जातियात पे नहीं आ रहा, एक पार्टी को पार्टी के तौर पर डील कर रहा है। और यहां पे इलेक्शन कमीशन एक शख्स को, सर उस पार्टी ने तो जातियात के मुताबिक ट्रीट किया ना, ये भी तो देखें ना आप। नहीं, आप क्या देखें, आप जरा हम चले छोड़ दे सारी बातों को, 3 दिन पहले वाली ट्वीट पे चले जाते हैं और रवैया देख लेते हैं एक शख्स का पाकिस्तान के बारे में। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड ही बी कॉलिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट ही हैज गॉट टू डू विद देम। और जो बंदा अपने सेक्रेटरी, एक 22 ग्रेड के सेक्रेटरी से की तरफ से झूठ बोलकर उसको खराब कर रहा है, व्हाई शुड इलेक्शन कमीशन टेक रिस्क कि वो वहां पर जाए और एक नए इल्जाम का शिकार होकर वापस आ जाए और फिर वो शख्स एक नई ट्वीट कर दे? व्हाई शुड दे गो? व्हाई शुड दे? आप एक आदमी जिसके ऊपर एतबार किया ही नहीं जा सकता उसके ऊपर क्यों जाए, जबकि उसका काम ही नहीं बनता जाता। सर झूठ की जहां तक बात है सर, जो जाहिर सी बात है उनके सेक्रेटरी उनकी खिदमत भी उन्होंने वापस कर दी थी, लेकिन उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि सिग्नेचर तो थी नहीं। उन्होंने बात बोली कि सिग्नेचर मेरी मर्जी के बगैर किए गए। पहले तो ये जहन में आ रहा था कि सिग्नेचर हुए, फिर तो सिग्नेचर ही नहीं थे, फिर वो फाइल भी उनके पास मौजूद थी। इसमें झूठ का पहले दिन से क्लियर था कि सिग्नेचर्स नहीं है। 3 सूरत हाल होती हैं, या सिग्नेचर्स किए जाते हैं, या ऊपर ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, या उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। सदर सिग्नेचर कर भी दे, ऑब्जर्वेशन भी लिख दे, तो 10 दिन बाद वो कानून बन जाता है। सही है। यानी तीनों सारी चीजों को कानून के मुताबिक समझने की कोशिश कीजिए। द पर्सन केप्ट इन साइलेंस को चीजों के अंदर, यानी सिग्नेचर किया ही नहीं, कॉन्सेंट चली जाती है और सिग्नेचर या उसके ऊपर नोट लिख दिया जाता है। हर चीज भाई साहब ने मिलके की और मिले हुए थे, लेकिन जब प्रेशर आया अपनी पार्टी की तरफ से और कुछ एचलॉन की तरफ से जो उनकी पार्टी के हैं, जो टॉप मोस्ट डीवाज ऑफ हिज पार्टी, तो उसने सारा स्टैंस चेंज किया और एक अपनी पर्सनल जाती जो उसका अकाउंट है उसके ऊपर ट्वीट की। ये इससे बड़ा जुर्म और क्या है? ठीक है, दुरुस्त बात। चीजों को हम कब चीजों को सच और झूठ को झूठ, और कब हम चीजों से शुगर कोट करके गलत चीजों को हम छोड़ना शुरू करेंगे? कब करेंगे? ठीक है, मैं जरा दुनिया के अंदर डाल देते हैं कि फलाने मुल्क के अंदर एक आदमी से गलती हुई और उसने तस्लीम किया, फलाने मुल्क के अंदर एक बड़े लेवल के बंदे ने गलती की और नीचे से बंदे खड़े होकर कहा कि तुमने ये काम गलत किया। सारा दिन हम मिसालें देते हैं उन मुल्कों की कि उन्होंने इस बुनियाद पर तरक्की की, इस बुनियाद पर तरक्की की, और हमारे पास रह सहकर ठगी की मिसाल रह जाती है कि फलाने ने इतनी अच्छी ठगी की, फलाने ने अपनी पार्टी के लिए पाकिस्तान को इस चीज पे दाव पे लगा दिया, फलाने ने अपने बीवी बच्चों और अपनी जाती जिंदगी के लिए मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर दिया, एंड दे ऑल लिव वेरी हैप्पीली। उनकी पेंशन्स भी अच्छी, उनकी जिंदगी भी अच्छी, इसलिए पाकिस्तान रुसवा है पाकिस्तानियों समेत। इसलिए तमाम नीचे तक आदमी के अंदर चली गई है चोरी की आदत और झूठ बोलने की आदत, क्योंकि झूठ बोलने वाला मुअज़्ज़िज़ है। इलेक्शन कमीशन को मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सल्यूट करूंगा व्हाट दे डिड, और अल्लाह करे कि वो वक्त आए पाकिस्तान के ऊपर कि हर बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ इंसान उसको फिक्र हो कि मेरी गलत रविश की वजह से लानत भी पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर एक नया फैशन चला है, जो जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर रहे उसको ये खौफ ही नहीं होता कि मेरा मुल्क है, मैं दुनिया के अंदर अपने मुल्क को मजबूत कर रहा हूं या रुसवा कर रहा हूं। तो ये इलेक्शन कमीशन व्हाई शुड दे गो, इसको तो डिबेट होना ही चाहिए। ठीक है, मैं सर इसका जवाब, मैं इसको अलग पर्सपेक्टिव से आमिर साहब से इसका जवाब देता हूं। आमिर साहब, ये बात अभी तो प्रोब हुआ ही नहीं ना, अभी तो तहकीकात भी नहीं हुई। चले वो ठीक है, जो चीज निकल कर सामने आई, हर एक ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि सदर साहब को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, जाती अकाउंट से उनको इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए, एक जगह सही, लेकिन इसमें भी प्रोब होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। सेक्रेटरी ने भी कहा कि जनाब आप तहकीकात कर लें, मैं हर फोरम पर आके जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन ये मामला आपको नहीं लगता ये डिफरेंट मामला है? इस मामले में जब प्रोब ही नहीं हुई, तहकीकात नहीं हुई, उसमें एक परसेप्शन या अपनी तरफ से एक जजमेंट बना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मना करना, या आइन के तहत उन्होंने कहा भाई जरूरी नहीं है तो मुलाकात ही नहीं कर रहा है, कभी मिलेंगे तो बातचीत हो जाएगी।
अच्छा, पहली बात तो कि खुर्रम साहब के जज्बात बड़े काबिल कदर हैं। इन्होंने जिस जज्बात की शिद्दत से कहा कि जी जो भी आदमी गलत कारी करे उसका एहतसाब भी होना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें जो भी होशमंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इनकी इस बात से इत्तेफाक करता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो आपने फरमाई सलमान साहब, ये भी बड़ी अहम है कि देखिए मैं यहाँ से बैठकर या खुर्रम साहब या कोई और जो है फैसला नहीं कर सकता कि हुआ क्या था। उसके लिए तो तहकीकात होनी चाहिए। यकीनन मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि ज़ाती ट्विटर अकाउंट से या सोशल मीडिया के जरिए अमूर मुमलिकत, अमूर हुकूमत, अमूर रियासत नहीं चलाने चाहिए, न चल सकते हैं। तो वहां पर यकीनन एक भूल चूक कह लें आप, उनको गलती कह लें, जुर्म कह लें, अपनी अपनी मर्जी है जो आप कहें ना, लेकिन उसकी हम उस वक्त तक उनको मुल्जिम से मुजरिम नहीं गर्दानेंगे जब तक तहकीकात नहीं हो जाती और पता नहीं चल जाता। ठीक है ना, तो उसमें किसका कसूर है, कहाँ से लर्जिश हुई है, ये बिल्कुल सामने आना चाहिए। क्योंकि आप देखें पूरा हमारी मतलब रियासती जो फंक्शनिंग है वो मजाक बन गई है कि हम लॉ भी एक कभी शक शुबा नहीं होता था कि प्रेसिडेंशियल हाउस सिस्टम की ट्वीट होगी या जो इल्जाम है हुकूमत पे, इल्जाम जो है कि जी उन्होंने बगैर उसके कंसेंट के उनके जो है उन्होंने उसको लॉ बना दिया, तो दोनों तरफ इल्जाम है ना। तो ये चीज की प्रोब होनी चाहिए और ये चीज बड़ी खतरनाक है रियासत के लिए। लोगों का एतमाद जो है वो रियासती इदारों पे से, अशखास पे से बिल्कुल हिला देती है। ये दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा जी सर। उसमें मैं ये साइड नहीं ले रहा कि वो सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ तहकीकात होंगी तो हम फैसला करेंगे। अच्छा, अब तीसरी बात है कि मैंने जो बात फिर मैं दोहराऊंगा कि इबलाग जो है वो जरूरी होता है कि आप ये देखिए ना, इससे पहले खुर्रम साहब की मैं बात निकालूंगा कि इस मुल्क में लोगों ने बड़े बड़े भयानक जराइम का इर्तिकाब किया, फिर वो एयरफोर्स वन के तैयारे में बैठकर आते हैं और वजीर बन जाते हैं वफाकी। ठीक है ना, यहाँ पर लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होती और फिर वो जनाब जिस दिन उनको जाना होता है वजीर आजम बन चुके होते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े मतलब है कानून के साथ मजाक हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ दो, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा हुई थी, ठीक है ना, कन्विक्शन हुई थी, दूसरी नवाज शरीफ साहब को हुई। उसके अलावा हमने देखा कि कोई भी केस क्लोजर पे नहीं गया किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े सियासतदान का। मुझे आप एक मिसाल दे दें, क्लोजर ये होता है कि जनाब उसने करप्शन की तो सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, ठीक है ना, तो वो कोई केस हमारे यहाँ क्लोज होते ही नहीं है। बदनाम होते हैं लोग, कुछ अर्से बाद टार्जन बन के निकल आते हैं। इनके कानून उस बकरी के जाले की तरह बकौल अरस्तू के कि जनाब उसमें से कमजोर जानवर फंस जाता है, कीड़ा मकोड़ा ताकतवर जानवर उसको तोड़ के निकल जाता है। तो फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब तो कन्विक्टेड होने के बावजूद मुल्क छोड़ के चले गए। ठीक है ना, उनको पूरे सिस्टम ने फैसिलिटेट किया। दुनिया में कहाँ होता है ऐसा। ठीक है ना, अगर मतलब है बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई के चेयरमैन को घड़ी के उसमें उन्होंने मतलब है कि डिस्क्लोज नहीं किया, उसके इल्जाम में उनको सजा हुई, वो आज जेल में है। तो भाई इसी तरह दीगर लोगों को भी होना चाहिए। बात ये नहीं होती कि एक हम कहें कि जी एक आदमी ने 4 आने की चोरी की, बहुत अहम है, 4 आने की चोरी भी चोरी होती है, लेकिन जो पूरी की पूरी बेकरी खा गया, जो पूरी की पूरी फैक्ट्री खा गया, समझे ना, लूट लिया, वो जो है मतलब है कोशर हो गया। तो ये जब तक हमारे यहाँ इवन हैंडेड इंसाफ, मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ रोकड़ी साहब इसकी हिमायत करेंगे कि इवन हैंडेड एहतसाब नहीं होगा, उसमें जितने भी मतलब खताकार हैं, जितने भी बदउनवान हैं, उनको आप सजा नहीं देते तो रियासत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकती। लोगों का एतमाद इदारों पे बहाल नहीं होगा, ना नैब पर होगा, ना पार्लियामेंट पे होगा। पार्लियामेंट जगहसाई का सबसे बड़ा मिसाल है। उसने मतलब है नैब के कवानीन में वो शर्मनाक तब्दीलियां की जो कोई मतलब है कि कोई जिंदा पार्लियामेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक कानून इन्होंने अवाम के लिए नहीं बनाए, इन्होंने जितने कवानीन बनाए वो शरीफ फैमिली के लिए बनाए, उनके हवारियों के लिए बनाए, उनके जो नियर एंड डियर वंस थे उनके लिए बनाए, तो उसका फायदा जो है दीगर पार्टी के बदनवान अफराद को हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों के दौरे म्यार क्यों होते हैं और कब तक रहेंगे ये दौरे म्यार? एक इवन हैंडेड हो, मेरे ख्याल में रियासत को अगर पीरियड बहाल करनी हो, रियासती इदारों को। सर मुझे एक ब्रेक लगा जा रहा है आमिर भाई, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन एक सवाल, क्योंकि सर जो ये बात की जाती है कि जो केसेस हैं, केसेस का सामना किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के सरबराह पर भी केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब पर भी केसेस हैं, कन्विक्टेड हैं, नॉन कन्विक्टेड हैं, वो एक अलग बात, लेकिन इसको सियासी रंग भी दिया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है जिस पर इल्जाम होता है कि भाई ये तो सियासी इल्जाम मुझ पर लगाया गया और उसी की सजा दी जा रही है, तो क्या वाकई में वो केसेस भी इंसान को जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते? एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है जनाब फैसले जो होते हैं और फिर जो जिस तरह के केसेस बनाए जाते हैं। अब एक केस तहरीक इंसाफ के सरबराह पर भी इस वक्त चल रहा है, कल भी काफ़ी ज़्यादा मामला इस पर हुआ, आज भी हुआ। अब खुर्रम रोकड़ी साहब से ज़रा पूछते हैं। खुर्रम साहब ये बताइएगा, ये
गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत में रिमार्क्स चल रहे थे या मामला चल रहे थे, उससे तो देखने में आ रहा था कि आज शायद ये मुअत्तल ही हो जाएगी, इनकी जो सज़ा है मुअत्तल हो जाएगी। अब मैं अगर प्रिसाइजली आपसे पूछूं, ये तोशाखाना केस के अंदर आपको क्या लगता है, ये जो केस है ये सही चला है या आपको लगता है कि नहीं इसमें लूपहोल्स हैं? 7 दिन का फैसला 3 दिन के अंदर कर दिया गया, गवाहों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, रेलेवेंसी बताएगी कि रेलेवेंसी नहीं है गवाहों की, दीगर कई मामला हैं। फिर कुछ लोग ये बात करते हैं 40 पेशियों में से खान साहब जो है वो सिर्फ 3 पेशी में हाजिर हो सके, उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस आती थी, फिर अतातार कह रहे हैं कि जनाब वो बराबर वाली अदालत में आते थे, इसमें नहीं आते थे। आपका मौक़िफ़ क्या है अगर मैं प्रिसाइजली इस तहकीकात का पूछूं तो, या अदालती कार्रवाई का? सर, एक कदीम असूल है कि तहकीक एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद आप किसी भी मामला की तह तक पहुंच सकते हैं, यानी आप उस मामले को समझ सकते हैं कि ये गलत है कि ये ठीक है, लेकिन उसके लिए भी फकाहत और जहानत की जरूरत है और उसके लिए भी कुव्वत अदल एक शख्स के अंदर होनी चाहिए। बात यह है कि साल केस चलता है और पूरा साल में उस केस को बाय डिजाइन एक बंदा और उसकी जो पूरा वकला का जो गिरोह है और वो जो पूरी टीम है, वो पूरे लोग जो हैं वो उसको डिलेइंग टैक्टिक्स में लेके जाते हैं और पूरा साल वो केस कन्वीन नहीं होता और फाइनली जाके एक जज जो है उस जज वो उस केस को कन्वीन करते हैं और प्रॉपर कन्वीन करके एक फैसला दे देते हैं, फैसला हो गया। अब सेकेंडली जो चॉइस है वो है कि उस फैसले के खिलाफ वो बंदा जो जिसको सजा मिली वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट के अंदर उसका केस सुना जाएगा और हाई कोर्ट जब डिसीजन दे देगा और अगर वो डिसीजन भी नाम पर ठीक वो समझे वो जो जिसको हुई है तो ही हैज द राइट कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सही है। अब यहां पर हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद किया और अपनी कोर्ट को मजबूत करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस केस को सुनेगी। लेकिन कल तक जो बयानात थे वो किसी भी सूरत किसी भी ऐसे बंदे के लिए कि जो इस मुल्क का शहरी हो उसको वो तस्कीन नहीं देते, क्योंकि हम ये जानते हैं या वो लोग जो केसेस का शिकार हैं, 55,000 केसेस इस वक्त डिले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिनमें कई केसेस ऐसे हैं कि कत्ल हुए हैं, वो फैमिलीज तरस रही हैं कि किसी तरीके के साथ उनकी पेशी लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन होगी, लेट्स गिव देम अ चांस। लेकिन प्रोसीजर एडॉप्ट होना चाहिए, प्रोसीजर को एडॉप्ट किए बगैर कोई भी किसी उजलत में कोई भी कलाम करेगा तो वो कलाम बायसे तशवीश होगा और उसको सराहा नहीं जाएगा। अच्छा, ये है कंक्लूजन मेरे इस 3 दिन की इस चीज का। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आज उन्होंने रविश इख्तियार की उसको हम उसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि दे हैव डन अ गुड थिंग। हाई कोर्ट वो इस वक्त फोरम है जहां पर केस सुना जाएगा, हाई कोर्ट का इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और मजबूत सीट है। अगर हम उसको ही कंप्रोमाइज कर दें तो बाकी कौन कहां जाएगी, हम कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे। अदलिया का मजबूत होना बहुत जरूरी है और अदलिया के लिए अदल कायम करना बहुत जरूरी है और अदल जो होता है वो बेरहम भी होता है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारे दूसरी रविश भी तो आ गई है ना, हमारे रविश ये भी आ गई है कि अगर आपको इंसाफ लगता है कि भाई आपके हक में नहीं हुआ है या आपको लगता है कि इंसाफ हुआ ही नहीं है तो फिर आप अदालतों पर इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं जानिबदारी के। अब सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, अभी वहां पर मामला चल रहा है, देखना ये कि मामला क्या होता है। लेकिन उनके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी जो सोशल मीडिया के अंदर बातें एक जमात के रुकन के हवाले से जो कही जाती हैं, जो बातें की जाती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई बातें हैं, इशारों के नाम में बात की जाती हैं। तो सर हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी थी, अब इनके हवाले से भी हैं। अगर केस रिलीफ नहीं मिलता है तो व्हाट डू यू थिंक फिर क्या होना है सर? सर देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं कि एक इस पूरी कल्ट का और इस ग्रोह का एक रवैया बन गया है कि इनको हर चीज इनकी मंशा के मुताबिक चाहिए। अच्छा, अगर इनकी मंशा के मुताबिक है तो आप बहुत अच्छे हैं और अगर आपने कहीं इनकी मंशा के मुताबिक बात ना की तो फिर फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, ट्रोलिंग भी है, गालियां भी हैं और ना ये खानदान छोड़ेंगे ना ये किसी की इज्जत छोड़ेंगे एंड दे विल क्रॉस एवरी लिमिट। आपको और हमें सबको पता है कि ये रविश किस गिरोह की है। असूल ये है
हाई कोर्ट ये केस सुनेगी। हाई कोर्ट जहां समझे कि गलती हुई है, हाई कोर्ट उस चीज को उसके पास पूरा इख्तियार हासिल है कि उस गलती को दूर करेगी और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनको अपील का हक है। तो लेट द प्रोसीजर बी अडॉप्टेड प्रॉपरली, और इसको अडॉप्ट करने के लिए तमाम इदारों के, चाहे कोर्ट्स के बड़े हैं, उनका काम है अपने इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने इदारों को दुरुस्त सिमत के अंदर रखना। हम तो अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, जहां पे इदारा मजबूत होगा हम अपने इदारों को अप्रिशिएट करेंगे। और जो बंदे भी इस हुकूमत पाकिस्तान में किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनके लिए सबसे पहले रियासत अहम है और उनका काम है अपने इदारों को मजबूत करें। रियासत चलती है इदारों के साथ। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। अगर आप इजाजत दें, मैं आमिर भाई को भी जरा इस मामले में शामिल गुफ्तगू करता हूं। आमिर साहब ये बताइएगा, यह मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अब दो चीजें हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, अक्सर लोग बात कर रहे हैं, माहिर कानून भी कह रहे हैं, मुअत्तल और कलअदम। अगर खान साहब की सजा को मुअत्तल किया जाता है, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर कलअदम किया जाता है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के भी अहल होंगे। लेकिन पिटीशन तो दायर की गई थी, वही दायर की गई थी कि जनाब इनकी सजा को खत्म किया जाए। फिर लोग ये बात करते हैं 3 साल की सजा है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाती है। आज रिमार्क्स भी कुछ इस तरह के निकल कर आए, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी बड़े कानूनी माहिरीन है, रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी शख्सियत है, अमूमन ये होता है कि जब 5 बरस से कम सजा होती है, लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट देती है, तो उसके अंदर जो है वो कैदी जो है आजाद हो जाता है। वो सजा जो होती है तो होल्ड पे चली जाती है या उसको स्ट्रैप कर दिया जाता है, आइदर ऑफ द टू। तो एक चीज होती है कि जब आप हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, बट ये तो रिलीफ मिल ही जाता है आपको जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी, तो आप जेल में नहीं रहते, आप जो है वो जेल से बाहर होते हैं, आप आजाद शहरी होते हैं। तो ये बात तो इस केस के कन्विक्शन के हवाले से मैं नहीं कह रहा, मेरी जितनी वकीला से बात हुई, जितने आप करने बड़े बड़े कानूनदान हैं, उनकी यही राय है। अच्छा, उसमें हमें ये भी समझना चाहिए, लेकिन उससे इमरान खान की कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो खत्म नहीं होने जा रही, क्योंकि उन पे जाहिर है कि बेशुमार केसेस हैं, पता नहीं 100 हैं, 150 हैं, वो अलग अलग लोग उनकी पार्टी के। हाँ माशाल्लाह, अब देखे ना कि 180 जो केसेस हैं उनके ऊपर, जाहिर है कि उसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी, उनको पेशियां भुगतते भाग दौड़ करते करते। और क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि जी जो हुकूमत का मूड है, रियासती इदारों का मूड है, तो उनको इस किस्म की रिलीफ की मतलब है गुंजाइश की उनके पास मिलेगी। और वो इस केस में अगर फर्ज करें, मैं भी फर्ज की बात करूं, एक मंजरनामा है कि इनको छोड़ भी दिया जाता है तो दीगर केसेस होंगे, और अगर हुकूमत चाहेगी उनको रखना जेल के अंदर तो वो जेल में रख सकती है। अच्छा, अब इसका लेकिन हमें सोचना ही चाहिए कि हमारी जो इस वक्त सियासत है और जो हमारी मैशत है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब तक इस मुल्क में सियासी पोलराइजेशन रहेगी और जब तक जो है इस मुल्क में महादाराई की सियासत रहेगी, उसमें आप देखिएगा कि हमारी जो मैशत है वो उस तरह से नहीं पनप सकती कि जिस तरह से उसको पनपना चाहिए, जब तक आप अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सेटल नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमको समझना ही चाहिए, हमें वो चाहे साहब चाहे अच्छे लगे चाहे बुरे लगे, उनकी एक फॉलोइंग में अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो प्रोफेशनल पाकिस्तानियों में है, मिडिल क्लास में है, जिसको ये कल्ट फरमा रहे हैं टोकरी साहब, वो यकीनन कल्ट अपनी जगह पर मौजूद है, और वो कल्ट जो है बड़ा मतलब एक मजबूत कल्ट है। तो उसको आपको कायल करने के लिए हर सतह के ऊपर मतलब है, ये नहीं होता कि आप इंसाफ ऐसा हो कि जो लोग उसके कायल हो जाएं। तो वो क्या इदारे हमारे रियासत कर सकेगी, कर पा रही है अभी तक जो है? क्योंकि मैं अगर डायस्पोरा से बात करता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर है, बैरून मुल्क, उससे भी आपको यही पता चलता है कि जनाब बड़ी नाराजगियां हैं लोगों की और बड़ा एक उसके ऊपर वो है, ठीक है ना। तो करना ये चाहिए कि एक म्यान रवि के साथ, और मतलब है कि क्योंकि देखिए लोग मिसाल ये देते हैं कि बिल्कुल आपने मतलब है कि इतने बड़े भयानक जराइम 180 मुकदमात हैं, उनका इर्तिकाब अगर साबिक वज़ीर आज़म ने किया है, तो जो दीगर वज़ीर आज़म गुजरे हैं उन्होंने कौन से मतलब है यहाँ पर उसके कहते हैं ना कि ईमानदारी के फूल खिलाए हैं, यहाँ पे जो दीगर वज़ीर गुजरे हैं। तो भाई बिल्कुल हम कहते हैं कि 100% इनका ट्रायल करें, 100% जेल में रखें, लेकिन फिर दूसरों को भी होना चाहिए। इस मुल्क में कम से कम, मैं 90 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 90 से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि जी इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, वो बदनवानी की वजह से हुआ है। बदनवानी नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती है। हमें पता है कि मतलब है कि आप बताएं, अभी नाम अगर लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा वजीर सूबाई हो, वफाक का हो, बहुत सारे लोगों के बड़ा टेंटेड किस्म का वो है। फिर नैब के कवानीन में जो तब्दीली की गई है वो पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, उसमें आपको पता चलेगा जी ये तरमीम इसलिए की गई है कि ख्वाजा साद रफी को उनके भाई छूट जाए, कैलबरी फॉन्ड को अगर बाहर रखा गया तो मरियम को उससे फायदा होगा, भला काम किया गया तो उससे शहबाज शरीफ को फायदा होगा। आपने एक तरफ तो ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हमें एहतसाब कर रहे हैं, बिल्कुल करें। मैं फिर कहता हूँ हम किसी को नहीं कहते कि तरजीही सलूक हो, लेकिन यहाँ पे तरजीही सलूक हो रहा है।
रियासती इदारों को अगर अवाम में अपनी रिट को और अपनी मकबूलियत को, एतमाद को बहाल करना है तो उनको इवन हैंडेड करना पड़ेगा। जब तक आप इवन हैंडेड नहीं करेंगे उसमें फिर ये हमीद रोकड़ी साहब जैसे लोग भी शामिल आवाज होंगे हमारी, तो हम जैसे आम पाकिस्तानी है ना, हमें पता है कि भाई इतने लोग दुखी हैं तो कम से कम कहीं तो हम देखते हैं बाकी मुल्कों में करप्शन के ऊपर सजा होती है, बिल्कुल, चाहे यूरोप हो चाहे चाइना हो उनकी, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव जस्टिस होता है। हमारी सियासत रिवॉल्विंग डोर की तरह है कि अभी जनाब सलमान साहब मकबूल हैं तो आप अंदर आ गए, आप गैर मकबूल होकर बाहर चले गए, कल को फिर आप आ जाएंगे। तो शख्सियत पसंदी पर होता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। सर हकीकत हमारी उसकी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों बहुत शुक्रिया। अच्छा, अहमद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आज जो सारे मामलात हुए हैं, क्या ये सदर से मुशावरत हो सकती है, नहीं हो सकती है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये इलेक्शन एक्ट के कानून में जो तरमीम हुई है उसके बाद सदर से मुशावरत जरूरी है, गैर जरूरी है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपका मौकिफ क्या है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमारे आइन के अंदर मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं और हमारे कानून के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनमें अब मामला ये हो गया है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। अब जैसे ये मामला है उसमें आर्टिकल 48 के तहत तो ठीक है कि सदर ममलकत जब असम्बली को डिज़ोल्व करें तो उनको ये इख्तियार हासिल है कि वह असम्बली की तारीख़ का तयन करें, लेकिन अब उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की है वो ये है कि आपने तो ये असम्बली डिज़ोल्व ही नहीं की, ये असम्बली तो वज़ीर आज़म की तरफ से डिज़ोल्व हुई है और आप उस वक्त डिज़ोल्व करते आर्टिकल 58(2) के तहत, अगर वो उसमें उनकी डिस्क्रेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि आइन के तहत ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 48 की, ये आपके ऊपर लागू नहीं होती, इस मौके के ऊपर लागू नहीं होती, तो इसलिए आपको तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। अच्छा, तो आप चूँकि इसका इख्तियार नहीं हम समझते कि आपके पास है, तो आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका, उन्होंने कहा स्कैंट कॉन्सिक्वेंस, यानी कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने मिलने से इनकार किया। अब ये मामला ये है कि मैं भी इसकी एक तशरीह कर सकता हूँ और सदर ममलकत भी इसकी एक तशरीह कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन भी उसकी एक तशरीह कर सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो तशरीह मानी जाएगी सबके लिए वो होगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अब ये मामला ऐसे लग रहा है कि जैसे बिलाखिर ये सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगा बाकी तमाम मामलात की तरह, और वहीं इसका फैसला होगा कि इंतखाब की तारीख सदर ममलकत मुकर्रर करेंगे या इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। एक बात दुरुस्त है, एक पिटीशन भी तो गालिबन सर दायर हो गई ना, तो आपको लगता है, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि वक्त पर होने जा रहे हैं इलेक्शंस, नहीं होने जा रहे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब ये मामला अदालत में जा रहा है फिर ये? देखिए, अगर तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट अगले एक हफ्ते के अंदर ये फैसला कर देगा तो कि ये 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने लाजमी है, तो फिर तो 90 रोज में हो जाएंगे इलेक्शन, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बर वक्त फैसला नहीं करता और मान लीजिए कि महीने या 1.5 महीने बाद फैसला करता है, तो फिर जाहिर है कि इतना वक्त ही होगा कि 90 रोज में इलेक्शन हो, और उस वक्त तक जो हल्का बंदियों का काम है वो भी काफी आगे बढ़ गया होगा। तो अगले 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम ये बहुत अहम है इस मामले में कोई फैसला करने के लिए। सर एक मामला और भी अहम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, आपने देखा होगा कल भी काफी रिमार्क्स निकलकर सामने आए। तहरीक इंसाफ के सरबराह पर जो तोशाखाना केस चल रहा है, आप कैसे देखते हैं सर इसको? क्या मतलब खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है बड़ा? देखिए, तोशाखाने के मामले में चूंकि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का केस थोड़ा सा वीक है। अच्छा, वीक है क्योंकि उन्होंने वाकई डिक्लेयर नहीं किए थे अपनी आमदनी जो इन्होंने तोशाखाना के गिफ्ट से हासिल की थी, तो वो 2 साल के गोशवारों में उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की। सही है। तो इसलिए उनका केस ही है कि चूंकि आपने डिक्लेयर नहीं की थी तो आपने छुपाने की कोशिश की है अपनी आमदनी को, और आपने एक गलत स्टेटमेंट दिया है अपने ओथ पे, तो इसलिए आप दयानतदार नहीं हैं
और आप एक करप्ट प्रैक्टिसेस के मर्तकब हुए हैं, इसलिए आप इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते और आप डिस्क्वालीफाई भी हो गए और आपको ये सज़ा भी मिलेगी 3 साल की। ठीक है, तो ये इस लिहाज से तो केस मजबूत है, लेकिन अब ये टेक्निकल बुनियादों पे कि जिस तरह से एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये केस सुना गया है, उसके बारे में एतराज़ात किए गए हैं कि ये केस ठीक नहीं सुना गया, बहुत जल्दी में हुआ, गवाहों को नहीं सुना गया और ये मोहलत बिल्कुल नहीं दी गई सवालों के जवाब देने के लिए वगैरह वगैरह। इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में अब हाई कोर्ट ही इस बारे में कोई फैसला करे और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस बारे में इमरान खान साहब को अगर कोई फ़ायदा मिल भी गया तो वो शायद जेल से बाहर इसलिए ना आ सके, कुछ और केसेस में उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब है। ठीक है, और उन केसेस के अंदर भी उनका खिलाफ जो केस है वो काफ़ी मजबूत है। तो बहरहाल वो तो अभी अदालत से फैसला होगा तो पता चलेगा। इस केस में तो अदालत का फैसला हो चुका हुआ है, तो अब ये मेन केस तो अभी लगा ही नहीं अपील में। वो अपील में जाएगा तो फिर हाई कोर्ट फैसला करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, बहरहाल ट्रायल कोर्ट का फैसला ही स्टैंड करेगा। उसको उन्होंने उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई तो नहीं दिया। तो सर एक बात सर फिर ये भी कही जाती है ना कि ये 7 दिन में कहा था फैसला करने को, 3 दिन में फैसला कर दिया, जल्दबाजी में किया गया है। तो आपको लगता है टेक्निकल बुनियादों की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये भी शामिल है, या ये जरूरी नहीं है कि 3 दिन में नहीं, आप 7 दिन में ही करें फैसला? नहीं, देखिए, असल केस तो कमजोर नहीं है, असल केस तो मजबूत है। लेकिन ये जिस तरह से ट्रायल हुआ है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कमजोरी शायद बन जाए फैसले की। असल केस तो कुछ और, अब ये टेक्निकल बुनियादें हैं ना। ठीक है सर, कि आपने हमें सुना नहीं, आपने हमें मोहलत नहीं दी, आपने हमारे गवाहों को नहीं पेश होने दिया, तो ये टेक्निकल बुनियादें हैं। ठीक है, लेकिन इन टेक्निकल बुनियादों पे भी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। ओके, तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो टेक्निकल बुनियादों के बारे में कहा कि ये ठीक से ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल में बहुत सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। लेट्स सी जनाब, ये तहरीक इंसाफ के सरबराह को रिलीफ मिलता है अदालत से या नहीं मिलता है टेक्निकल बुनियादों पर, क्योंकि अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जनाब उनका केस वैसे बहुत वीक है कंटेंट वाइज, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर हो सकता है उनको इस पर फायदा हो जाए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कल 11 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।